हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है एक बार फिर से आपका अपनी सोल्वर अकेडमी में। तो स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको पता है, अपनी इस अकेडमी पर ईटीटी 5994 की तैयारी करवाई जा रही है और जो हमारा सब्जेक्ट है हिंदी, आज हम उसका अविकारी शब्द का पार्ट 1 करने जा रहे हैं। क्लास स्टार्ट करने से पहले आपको बता दूं, अगर आपको किसी भी प्रकार का कोई भी डाउट है किसी भी सब्जेक्ट में, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो स्टार्ट करते हैं हम आज की क्लास। आज की क्लास में हमारा जो पहला पॉइंट है वो है अविकारी शब्द। देखो, अविकारी शब्द किसे कहा जाता है? अविकारी शब्द किसे कहा जाता है? अविकारी शब्द मतलब अव्यय। अव्यय का मीन क्या था? अव्यय का एक बार संधि विच्छेद करके देखो, अ प्लस व्यय। ठीक है, अव्यय अ का मतलब होता है नहीं और व्यय का मतलब होता है खर्च। यानी कि आपके पास 10 रुपये हैं, 10 रुपये हैं, 20 रुपये हैं, 30 रुपये हैं, जितने भी रुपये हैं आपको, उसके आपको मतलब जितने भी रुपये हैं आपके पास, उसका आप खर्च नहीं करते। जिसका आप खर्च नहीं करते उसको क्या बोलते हैं? मतलब इसमें नहीं रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ये नेगेटिविटी को रिप्रेजेंट कर रहा है। नेगेटिविटी को रिप्रेजेंट कर रहा है तो मतलब इसमें किसी भी प्रकार का कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। विकारी शब्दों में हमने करा था, उसमें परिवर्तन किसी भी परिवर्तन होता है, लेकिन अव्यय या अविकारी शब्दों में नेगेटिविटी को रिप्रेजेंट करता है, तो ये किसी भी प्रकार का इसमें कोई भी परिवर्तन नहीं होता। देखो आप यहाँ पर अविकारी शब्द किन्हें कहा जाता है? अविकारी शब्द वे अविकारी शब्द जिनमें लिंग, वचन, काल व कार्य के आधार पर परिवर्तन नहीं होता। क्या बोला था मैंने? जिनमें लिंग, वचन, कार्य, काल के आधार पर परिवर्तन नहीं होता, उन्हें क्या कहा जाता है? अविकारी शब्द या अव्यय कहा जाता है। ठीक है, अविकारी शब्द का मीन क्या होता है? अव्यय होता है। ठीक है, आपको अविकारी शब्द बोल सकते हैं और इसको अव्यय बोल सकते हैं। ठीक है, इसके जो कितने भेद होते हैं अविकारी शब्द के, वो कितने भेद होते हैं? वो 4 भेद होते हैं। ठीक है, कौन से होते हैं? देखो, क्रिया विशेषण, संबंध बोधक अव्यय, समुच्चय बोधक अव्यय, विस्मयादि बोधक अव्यय। ठीक है, आगे हम इनके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। आज हम करेंगे क्रिया विशेषण। ठीक है, देखते हैं क्रिया विशेषण किसे कहा जाता है। क्रिया विशेषण देखो किसे कहा जाता है। देखो, क्रिया विशेषण वह अविकारी शब्द जो क्रिया की विशेषता बताते हो, उन्हें क्या कहा जाता है? क्रिया विशेषण कहा जाता है। ठीक है, देखो, वे अविकारी शब्द जो क्रिया की विशेषता बताते हैं, ठीक है, उनको क्या बोला जाता है? क्रिया विशेषण कहा जाता है। जैसे देखो, राम धीरे चलता है। राम धीरे चलता है, चलना क्या हो गया? इसमें राम की मतलब क्रिया का बोध करा रहे हैं। चलना क्या होगा? क्रिया होगी। और कैसे चलता है? मतलब धीरे चलता है। तो ये किसकी विशेषता बता रहा है? ये क्रिया की विशेषता बता रहा है। तो ये क्या हो गया? धीरे क्या हो गया? यहाँ पर ये क्रिया विशेषण हो गया। ठीक है, आगे देखते हैं। देखो, एक बात और ध्यान रखना, इसमें जो एक क्रिया दूसरे क्रिया विशेषण की विशेषता बताता है। जो एक क्रिया होती है वो उसी वाक्य में दूसरे क्रिया विशेषण की विशेषता बताती है। जैसे देखो, मैंने लिख दिया, बहुत चालाक बालक बहुत तेज होते हैं। ठीक है, जैसे एक बार इसमें मैंने देखो यहाँ पर बहुत काट दिया और यहाँ पर भी बहुत काट दिया। आप देखो, चालाक बालक बहुत तेज बोलते हैं। इसमें बालक तो क्या हो गया? कर्ता हो गया। बालक क्या हो गया? कर्ता हो गया। और इसमें बोलना क्या हो गई? बालक की क्रिया हो गई। बोलना क्या हो गई? क्रिया हो गई। और जो ये तेज है, ये बोलने की विशेषता बता रहा है, तेज, तो ये क्या हो गई? क्रिया विशेषण हो गया। यानी कि क्रिया की विशेषता बता रहा है, तो ये क्या बन गया? क्रिया विशेषण बन गया। ठीक है, और जो ये आगे ये चालाक है, ये बालक की विशेषता बता रहा है, यानी कि कर्ता की विशेषता बता रहा है, तो इसको क्या बोलेंगे? हम विशेषण बोलेंगे। क्यों बोलेंगे? क्योंकि ये बालक है जो ये संज्ञा और सर्वनाम, और संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बनाने वाले शब्दों को क्या कहते हैं? हम विशेषण कहते हैं। ठीक है, आगे देखो, और ये तो हो गया था। और ये जैसे मैंने लिख दिया बहुत, आगे लिख दिया मैंने चालाक के आगे लिख दिया बहुत। चालाक बालक और बहुत चालाक बालक बहुत तेज बोलते हैं। ठीक है, और जो ये विशेषण की विशेषता बताने, यानी कि ये विशेषण था चालाक क्या था? विशेषण था। विशेषण की विशेषता बनाने वाले शब्दों को क्या कहते हैं? पर विशेषण कहते हैं। मैंने बताया था आपको विकारी शब्दों में जो करवाया था ना मैंने, कि विशेषण की विशेषता बताने वाले शब्दों को क्या कहते हैं? पर विशेषण कहते हैं। यानी कि बहुत क्या हो गया? यहाँ पर विशेषण हो गया। और जो ये तेज क्या था? तेज था ये क्रिया विशेषण। तेज क्रिया विशेषण था, क्रिया विशेषण। और ये तेज की विशेषता बता रहा है, ये बहुत तेज की भी विशेषता बता रहा है, यानी कि क्रिया विशेषण की भी विशेषता बता रहा है। तो इसको क्या बोलेंगे हम? तो इसको हम क्या बोलेंगे? क्रिया प्रविशेषण। क्रिया प्रविशेषण बोले, लेकिन हम इसको क्रिया प्रवेश पर विशेषण नहीं बोलेंगे। इसको हम
परविशेषण, इसको हम क्रिया विशेषण ही बोलेंगे, यानी कि बहुत को क्या बोलेंगे हम, क्रिया विशेषण ही बोलेंगे। यानी कि क्रिया विशेषण की भी विशेषता बताने वाले शब्दों को क्या बोलेंगे, क्रिया विशेषण बोलेंगे। और विकार शब्दों में विशेषण की विशेषता बताने वाले शब्दों को क्या बोलते थे, परविशेषण बोलते थे। लेकिन क्रिया विशेषण की भी विशेषता बताने वाले, यानी कि क्रिया विशेषण इसमें एक तेज है, ठीक है, जैसे बोलना क्रिया हो गई, बोलने क्रिया की विशेषता क्या है, तेज है, तो ये तेज क्या हो गया, क्रिया विशेषण हो गया। और जो तेज की विशेषता बता रहा है यानी कि बहुत तेज, तो ये बहुत क्या हो गया, ये भी क्रिया विशेषण माना जाएगा, ये भी क्या होता है, क्रिया विशेषण होता है, ठीक है। यानी कि क्रिया विशेषण की भी विशेषता बताने वाले शब्दों को क्या कहते हैं, क्रिया विशेषण ही कहते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। आप यहाँ पर क्रिया विशेषण मत कर देना, ठीक है। आगे देखते हैं, आगे क्रिया विशेषण के कितने प्रकार होते हैं, 4 प्रकार होते हैं। कौन से होते हैं, क्रिया विशेषण कितने प्रकार के होते हैं, 4। कौन से होते हैं, कालवाचक क्रिया विशेषण, स्थानवाचक क्रिया विशेषण, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण और रीतिवाचक क्रिया विशेषण। आगे में देखते हैं, पहला है जो हमारा कालवाचक क्रिया विशेषण किसे कहते हैं। देखो कालवाचक क्रिया विशेषण वे अव्यय शब्द जो क्रिया के होने या करने के समय, क्रिया के होने या समय का बोध कराते हैं, तो उन्हें क्या कहा जाता है, कालवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। देखो कालवाचक क्रिया विशेषण से स्पष्ट हो रहा है, काल मतलब समय, समय का बोध कराने वाले शब्दों को क्या कहते, समय का बोध कराने वाले को क्या कहते हैं, कालवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे देखो कब, जब, कल, आज, प्रतिदिन, सायं, प्रायः, सायं, अभी अभी, लगातार, अब, तब, पहले, बाद में, जो ये शब्द होते हैं इनको क्या बोला जाता है, इनको कालवाचक क्रिया विशेषण बोला जाता है, ठीक है। कालवाचक क्रिया विशेषण को कालबोध क्रिया विशेषण भी कहते हैं, ठीक है। अब ध्यान रखना है, कालवाचक क्रिया विशेषण लिखा पा सकता है आपको एग्जाम में, या फिर कालबोध क्रिया विशेषण भी लिखा मिला जा सकता है। जैसे देखो राम आज आएगा, राम क्या आएगा, राम आ जाएगा, यानी कि आना क्या हो गई, क्रिया हो गई, और ये आज क्या हो गया, इसकी विशेषता बता रहा है, तो ये क्या बन गया, कालवाचक क्रिया विशेषण। देखो आ गया, वह प्रतिदिन व्यायाम करने जाता है, जाना क्या हो गई, क्रिया हो गई, और ये इसकी विशेषता बता रहा है, प्रतिदिन जाता है, तो ये इसकी क्या बन गई, यानी कि कालवाचक क्रिया विशेषण बन गया, ठीक है। यानी कि इसकी क्रिया की भी विशेषता बता रहा है, तो ये कालवाचक क्रिया विशेषण बन गया प्रतिदिन, ठीक है। आगे देखो, आगे दूसरा है हमारा स्थानवाचक क्रिया विशेषण किसे कहते हैं। स्थानवाचक क्रिया विशेषण देखो वे अव्यय शब्द जो क्रिया के स्थान या दिशा, स्थान से ही पता चल रहा है, स्थानवाचक क्रिया विशेषण स्थान से ही पता चल रहा है, तो यानी कि स्थान या दिशा का बोध कराते हैं। वे अव्यय शब्द जो क्रिया के होने का स्थान या दिशा का बोध कराते हैं उन्हें क्या कहा जाता है, स्थानवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे ऊपर, नीचे, पास, दूर, इधर, उधर, यहाँ, वहाँ, दाएं, बाएं, निकट, सामने, अंदर, बाहर आदि ये शब्द क्या होते हैं, ये स्थानवाचक क्रिया विशेषण में आते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट करते हैं, तीसरा है हमारा परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। तीसरा है परिमाणवाचक क्रिया विशेषण वे अव्यय शब्द जो क्रिया के होने की मात्रा, क्रिया के होने की मात्रा या परिमाण, ये सॉरी प्रमाण लिखा गया यहाँ पर, ऐसे परिमाण आएगा, ठीक है। यहाँ पर परिमाण का बोध कराते हैं। वे अव्यय शब्द जो क्रिया के होने की मात्रा यानी कि क्वांटिटी का बोध कराते हैं उन्हें क्या कहा जाता है, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण कहा जाता है, ठीक है। जैसे देखो बहुत, अति, सर्वथा, कुछ, थोड़ा, बराबर, ठीक, काम, अधिक, बढ़कर, थोड़ा थोड़ा, उतना आदि ये शब्द क्या होते हैं, उतना, जितना, ये सब क्या होते हैं, ये परिमाणवाचक क्रिया विशेषण होते हैं, ठीक है। जैसे थोड़ा पानी ला कर दो, यानी कि लाना उसमें क्रिया हो गई, और थोड़ा क्या हो गया, उसकी परिमाणवाचक यानी कि उसकी मात्रा का बोध करा रहा है, तो ये क्या हो गया, थोड़ा परिमाण यानी कि परिमाणवाचक क्रिया विशेषण हो गया, ठीक है। आगे देखो चौथा है हमारा रीतिवाचक क्रिया विशेषण। रीतिवाचक क्रिया विशेषण क्या होता है, देखो वह अव्यय शब्द जो क्रिया के होने का तरीका या ढंग का बोध कराते हैं उन्हें क्या कहा जाता है, रीतिवाचक क्रिया विशेषण कहा जाता है। यानी कि वे अव्यय शब्द जो क्रिया के होने का तरीका या ढंग का बोध कराते हैं उन्हें क्या कहा जाता है, रीतिवाचक क्रिया विशेषण कहा जाता है। जैसे धीरे धीरे, सहसा, शीघ्र वहां जाओ, तेज मत बोलो, मीठा, शायद, मानो, ऐसे, अचानक, स्वयं, यथाशक्ति, निसंदेह, ये सब क्या होते हैं, ये रीतिवाचक क्रिया विशेषण होते हैं, ठीक है। आगे देखो, आगे है इसके अलावा देखो ये तो हो गए 4, यानी कि ये तो हो गए चार तो ये हो गए। इसके अलावा जो कतिपय विद्वान द्वारा भी इसके निम्न भेद और बताए गए हैं, लेकिन अगर आपको एग्जाम में आ जाए कि क्रिया विशेषण के कितने भेद होते हैं तो आपको 4 ही टिक करना है, ठीक है। ये आपके ये जो आप इसके अलावा जो कतिपय विद्वान होते हैं हमारे उनके द्वारा जो अलग और भी भेद बताए गए हैं क्रिया विशेषण के, वो है देखो पहला है और उसका 5वां है कारणबोधक क्रिया विशेषण। वे अव्यय शब्द जो क्रिया के
क्रिया के कारण को प्रकट करते हैं। वे अव्यय शब्द जो क्रिया के कारण को प्रकट करते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? कारणबोधक क्रिया विशेषण कहा जाता है। ठीक है, आपके ये एग्जाम में नहीं आएगा, लेकिन आपके नॉलेज के लिए बताया जा रहा है ये सब। ठीक है, जो ये होता है ना कारणबोधक क्रिया विशेषण को क्या कारण को प्रकट करते हैं उनको क्या कहा जाता है? कारणबोधक क्रिया विशेषण कहा जाता है। जैसे इस तरह आता है, इस प्रकार। ठीक है, छठा है, देखो छठा है स्वीकार बोधक क्रिया विशेषण। वे अव्यय शब्द जो क्रिया की स्वीकृति, स्वीकार से ही पता चल रहा है कि क्रिया की स्वीकृति को प्रकट करते हैं तो उन्हें क्या कहा जाता है? स्वीकार बोधक क्रिया विशेषण कहा जाता है। जैसे अवश्य, बहुत अच्छा। ठीक है, ये क्या हो गया? स्वीकार बोधक क्रिया विशेषण हो गया। आ गया देखो निषेध बोधक। निषेध बोधक से ही स्पष्ट हो रहा है ये नकारात्मकता का, यानी कि नकारात्मक तो प्रकट करना ही निषेध बोधक होता है। जैसे वे अव्यय शब्द जो क्रिया की निषेध या नकारात्मकता, क्रिया की निषेध या नकारात्मक को बोध कराते हैं उन्हें क्या कहते हैं? निषेध बोधक विशेष लिखा है, सॉरी यहाँ पर विशेष लिखा गया, निषेध बोधक क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे न, नहीं, मत। ठीक है, ये सब क्या हो गए? निषेध बोधक क्रिया विशेषण हो गए। आगे है, आगे आठवां हमारा प्रश्नवाचक क्रिया विशेषण किन्हें कहा जाता है? देखो प्रश्नवाचक से ही पता चल रहा है इनकी प्रश्न पूछना। ठीक है, वे शब्द जो क्रिया के प्रश्न को प्रकट करते हैं, क्रिया प्रश्न को प्रकट करते हैं क्या कहा जाता है? प्रश्नवाचक क्रिया विशेषण कहा जाता है। जैसे कहाँ, कब, ये सब क्या होते हैं? प्रश्नवाचक क्रिया विशेषण होते हैं। देखो आगे है नौवां निश्चय बोधक क्रिया विशेषण। निश्चय मतलब निश्चित स्थिति का बोध कराए। वह अव्यय शब्द जो क्रिया की निश्चित स्थिति का बोध कराएं उन्हें क्या कहा जाता है? निश्चय बोधक क्रिया विशेषण कहा जाता है। जैसे वास्तव में, मुख्यतः, ये सब क्या होते हैं? निश्चय क्रिया विशेषण है। ठीक है, आगे देखते हैं दसवां है अनिश्चय क्रिया विशेषण मतलब अनिश्चित स्थिति का बोध कराए। देखो वह शब्द जो क्रिया की अनिश्चितता की स्थिति का बोध कराते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? अनिश्चय बोधक क्रिया विशेषण कहा जाता है। जैसे शायद, संभवतः, ये क्या हो गई? अनिश्चय बोधक क्रिया विशेषण हो गए। ठीक है, लेकिन स्टूडेंट्स देखो जो एनसीईआरटी के अनुसार है वो कितने हैं हमारे क्रिया विशेषण के भेद? वो 4 है। ठीक है, अगर आपको एग्जाम में आ जाए ना कि क्रिया विशेषण के कितने भेद होते हैं तो आपको 4 टिक करना है। ये सिर्फ आपकी नॉलेज के लिए बताए गए हैं 6 बाकी है जो। ठीक है, आगे देखो ये जो क्रिया विशेषण और देखो संबंध बोधक में अंतर देखो, क्रिया विशेषण और संबंध बोधक में अंतर देखो। जो ये होते हैं ना क्रिया विशेषण, जैसे क्रिया विशेषण में आगे, पीछे, नीचे आदि ऐसे शब्द हैं जो क्रिया विशेषण भी हैं। ये क्या है? क्रिया विशेषण भी है और संबंध बोधक अव्यय भी है। आगे आपको टॉपिक में कराऊंगा संबंध बोधक। ये इसमें मतलब आगे, पीछे, नीचे आदि शब्द ऐसे हैं जो क्रिया विशेषण भी हैं और संबंध बोधक अव्यय भी हैं। यदि इन शब्दों का प्रयोग क्रिया की विशेषता प्रकट करने के लिए होगा तो ये क्या कहलाएंगे? क्रिया विशेषण कहलाएंगे हमारे, समझे? यानी कि अगर इनका प्रयोग क्रिया की विशेषता प्रकट करने के लिए होगा, क्या बोल रहा है मैंने? क्रिया की विशेषता प्रकट करने के लिए प्रयोग करेंगे तो इनको क्या बोलेंगे? हम क्रिया विशेषण बोलेंगे। लेकिन अगर इनका प्रयोग संज्ञा या सर्वनाम का संबंध वाक्य के अन्य शब्दों के साथ बताएंगे, यानी कि इनका प्रयोग है जो आगे, पीछे, नीचे आदि शब्दों का प्रयोग संज्ञा या सर्वनाम के संबंध में बताएंगे तो उनको संबंध बोधक अव्यय कहा जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, आप समझ गए? अगर इनका प्रयोग क्रिया की विशेषता प्रकट करने के लिए होगा तो इनको क्रिया विशेषण बोलेंगे हम। यदि अगर इनका प्रयोग संज्ञा सर्वनाम का संबंध वाक्य के अन्य शब्दों के साथ बताएंगे तो इनको हम क्या बोलेंगे? संबंध बोधक अव्यय बोलेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, इस प्रकार से हमारी जो आज की क्लास है वो कंप्लीट होती है। उम्मीद करता हूँ आपको जो आज की क्लास वो अच्छी लगी होगी। अगर आपको आज की क्लास अच्छी लगी है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना और अपनी अकेडमी सोलो अकेडमी को सब्सक्राइब करना। फ्रेंड्स, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।